लेना चाहिए कि नहीं, अभी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही मैंने लिया, ज्यादा समय के लिए लिया। मैं इससे राय जानना चाहती हूँ आपकी। कितने समय के लिए आपने लिया इसको? सर जब भी मुझे प्रॉफिट हो जाएगा मैं निकल जाऊंगी। जब भी प्रॉफिट, तो मान लीजिए 1 साल में प्रॉफिट हुआ तो 1 साल रुकेंगी? हाँ सर, अच्छा शेयर है, कंपनी अच्छी है, हाँ फंडामेंटल सही है, तो मार्केट में अगर मतलब मैं इसमें कोई विवादास्पद शेयर नहीं लेना चाहती, हाँ हाँ क्योंकि मार्केट बहुत हाई पर है। हाँ। तो मैं ये इस समय सेफ वाले शेयरों में ही अपना इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। ट्रेड करना तो मुझे चाहते हैं? टीसीएस सही लगा, तो मैंने अपने कुछ शेयर निकाल के टीसीएस में पैसा इन्वेस्ट किया था। अब तो बताइए। मैं यही सोच रही थी कि अभी फिलहाल मार्केट में करेक्शन हो तो इसमें ना हो, इसलिए मैंने इसमें स्विच कर लिया था। सर अगर आप कहेंगे तो अभी भी प्रॉफिट लॉस बुक कर लेंगे। आपकी राय जानना चाहते हैं। जी, गाबा जी, बहुत ही साफ राय है इनकी कि प्रॉफिट बनना चाहिए, जब बनेगा तब हम इसमें से एग्जिट लेंगे। और ये सोच के लिया था कि ये एक मार्केट ये के साथ ये नीचे नहीं आएगा, लेकिन ये नीचे आया है। तो 3666 3636 पे इन्होंने खरीदा है 50 शेयर, और स्टॉक है नीचे। गाबा जी मुस्कुरा रहे हैं, बताइए क्या करना चाहिए सर? इन्होंने कहा कि टीसीएस चलता नहीं। कैसे नहीं चलता? 2000 से 4000 हो गया, चला तो है। हाँ, हमारे लेने के बाद नहीं चला, ये बात पक्की है। अगर हमारी एंट्री गलत हो तो टीसीएस को क्यों ब्लेम करना? स्टॉक तो बहुत ही बढ़िया है। आप इन्वेस्टर हो ही गए हैं तो फिर इन्वेस्टर की निवेशक ही रखिए। बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म होल्ड है। हाँ, थोड़ा डिप्स करते एसआईपी कीजिए, जरूर आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, फिर अब बेच देना जब भी प्रॉफिट में जाएंगे। घबराइए मत, डोंट फील बैड अबाउट इट, बढ़िया स्टॉक है। तो अभी रुके रहे हो, थोड़ा और खरीद लें, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं करना चाहिए स्टॉक में। इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, फिर एक अपमूव मिलता रहेगा। इनको बेचना है, प्रॉफिट करना ही है, तो सेलिंग इनटू द स्ट्रेंथ एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। ओके, सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ। अरे गावा जी, ये अक्सर होता है, जैसे ये लोग खरीदते हैं वहीं से वो स्टॉक टॉप बना देता है, गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये नॉर्मल टेंडेंसी है। जब मैं खरीदूं तो 5 मिनट के बाद ऊपर जाना चाहिए, और मैं जब बेचूं तो क्रैश हो जाना चाहिए। ये नॉर्मल टेंडेंसी है। नहीं, वो तो ठीक है, होता क्यों है सर ये मर्फी लॉ है क्या ये? ये अभी मन को की चंचल है, मन कैसे संभाले मन को। लेकिन 5 मिनट के बाद इमीडिएटली टाइम करते हैं। मैंने खरीदा, इसके बाद ऊपर जाना चाहिए, और जब मैंने बेचा तो क्रैश हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों? मैंने जब बेच दिया तो क्रैश होना चाहिए भले ही दूसरे लोगों को। एनीवे, खैर ज्योति जी, हंसी मजाक की बात अलग है। स्टॉक बहुत ही बढ़िया आपके पास है, ये आप इस पे बने रहिए। और जैसे गाबा जी कह रहे हैं कि आप इसमें एसआईपी करके करके अपनी कॉस्ट को नीचे ले आएंगे, और जब ये स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाए और आपका मन हो रहा है कि आपको प्रॉफिट लेना चाहिए, तो आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। ये इस स्टॉक में राय बन के आ रही है। यहाँ पे कोल इंडिया पे एक सवाल पूछना चाहते हैं अशोक अग्रवाल जी कैलकाटा से। अशोक अग्रवाल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। कोल इंडिया पे क्या जानना चाहते हैं आप? ये आईपीओ की टाइम में तो अभी तक ये प्राइस वापस आया नहीं है। इस 150 के दाम में क्या एवरेज करना चाहिए क्या? आपने कब लिया था सर? आईपीओ के टाइम का जी 10 साल हो गया। अरे बाप रे। गाबा सर, जरा इस पे सर विस्तार से बताइए। आईपीओ के समय का स्टॉक है, अभी भी इनको नुकसान है, क्या करना चाहिए अग्रवाल साहब को? अभी आईपीओ के समय में जब तक ये देखिए ओवरहेड बहुत है इस पर। तो मुझे ध्यान है कि जब ये आईपीओ आया था तो बड़े फैन फॉलोइंग के साथ आया था, बहुत बड़ा साइज का आईपीओ था, और दुनिया की सबसे ज़्यादा कोल माइंस इनके पास हैं। ये सच है, सारे फैक्ट्स हैं। और भारत में कंजम्पशन बहुत है कोयले का, बिजली बनती है उससे, तमाम सीमेंट कारखानों में इस्तेमाल होता है, और माइंस भी आई, प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, सब कुछ हो गया इसमें जी। स्टॉक नहीं चला, खाली बस। लिस्टिंग करीब 300 के आसपास हुई, उसके बाद 450 के दाम भी देखे, उसके बाद लगातार सेलिंग दे रहे हैं। लेकिन जो रिसेंट लो हमने देखा है कोल इंडिया में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वो करीब मेरे ख्याल से 100 के आसपास था, अब 150 के आसपास है। अब जब आईपीओ का ओवरहेड सेलिंग बहुत है, यहाँ पर जैसे भी ऊपर जाएगा थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि लॉट ऑफ सेलिंग, काफी लोग फंसे हैं स्टॉक में। और जब भी उनकी कॉस्ट प्राइस आएगी तो जब वो बुक करेंगे, बेचेंगे, तो ऑन द अप मूव थोड़ा स्ट्रगल है, वक्त लगेगा इन्हें। मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा ऐड नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड कर लीजिए, अब होल्ड कीजिए और कुछ नहीं। लेकिन गावा साहब 10 साल से होल्ड करे हुए हैं अग्रवाल, कब तक होल्ड करे रहे?
ओवर सेलिंग, जितने लोग फंसे हुए हैं, बहुत ही लोग फंसे हुए हैं स्टॉक में, जिसने भी खरीदा है आईपीओ के बाद वो फंसा हुआ है। अब फंसा हुआ है तो निकलने के लिए वो होल्ड कर रहे हैं, जब ऊपर जाएगा तो बेचते हैं। तो सेलिंग प्रेशर काफी है स्टॉक में, सेलिंग प्रेशर काफी है। इस स्टॉक में नहीं होना है तो नहीं हुई है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बढ़िया है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट ग्रेड ये स्टॉक नहीं है। ट्रेडिंग के लिए बढ़िया है अग्रवाल साहब, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है, चूंकि आपने बहुत एक डेकेड करीब निकाल दिया इसमें और अभी भी आपको फायदा नहीं हो रहा है इसमें, तो अब आप इसमें ट्रेडिंग कर लीजिए थोड़ी थोड़ी। और जैसे गाबा जी कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे लोग हैं तो सेलिंग प्रेशर बीच बीच में आता रहता है, स्टॉक बीच में नरम होता रहता है, तो ये आपके लिए राय है। चलिए कानपुर चलते हैं, राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछें अपना। सर मैंने अरविंदो फार्मा खरीदा है, 790 इज द एवरेज बाइंग रेट एंड आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो अब क्या करना चाहिए? ओके गाबा सर, अरविंदो फार्मा 790 की प्राइस है, करीब 150 रुपये पर शेयर का लॉस है, इनको रुक सकते हैं, ये लंबे समय के लिए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनको। चार्ट पे क्या संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ से आगे गाड़ी बढ़ेगी ऊपर की तरफ? शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है अरविंदो फार्मा। मेरे ध्यान है कि पिछले हफ्ते ने इस पर वीरेन ने बात की थी, ये वीकनेस है थोड़ी, और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, और इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। तो मेरे ख्याल से ऐड मत कीजिएगा, होल्ड करना चाहे तो होल्ड कीजिए, कॉस्ट के आसपास एक बार निकल जाएगी। यानी जहां पे आपने बाइंग की थी उस समय जब आए तो आप इसमें से एक बार एग्जिट लीजिएगा, जब दोबारा कभी बहुत नीचे मिले तो इसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। जतिन केसवानी जी हमारे साथ हैं। जतिन साहब नमस्कार, सवाल पूछिए सर। Yes, sir. I have 70 shares of Reliance at the price of 2,218. Okay. So should I hold or book profits? गाबा सर, रिलायंस इनको अभी 112-15 रुपए, 113 रुपए का फायदा हो रहा है, इनको रुकना चाहिए अभी? प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके। क्योंकि मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में रिलायंस में थोड़ी वीकनेस है, 2200 के करीब जोन देखने को मिल सकते हैं, अब 2330 में चल रहा है, तो 130 की और भी गिरावट है। स्ट्रेंथ देखिए, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर रिलायंस का अच्छा है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, जब भी कोई डिप्स मिलता है खरीदिए। रिलायंस ने कभी भी इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है, ट्रेडर को निराश हो सकता है लेकिन इन्वेस्टर कभी भी निराश नहीं हुए। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना है तो बहुत बढ़िया है, एसआईपी कीजिए, लेकिन अगर ट्रेडर है तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट मिल रहा है, निकल जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए है तो एसआईपी करिए, ट्रेडिंग का व्यू अलग है और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस के पास है, इसलिए कोई भी राय लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। अच्छा, सुखबीर जी ने एक ट्विटर पे सवाल भेजा है सर, इनके पास सीक्वेंट साइंटिफिक के शेयर हैं, 277 के भाव पे लिया। सीक्वेंट साइंटिफिक सर क्या करना चाहिए? सर ईस्टर्न सीक्वेंट साइंटिफिक, फ्रीक्वेंट, हाँ सीक्वेंट, ओके, एसईक्यू, ओके एसईक्यू, एसईक्यू यस, सीक्वेंट साइंटिफिक ये करीब 176 के आसपास ट्रेड करता है, अराउंड थोड़ी गिरावट है मीडियम टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में लगता है आज की जो लो है ये अच्छी जगह लो है, पॉसिबल है कि यहाँ से एक अपमूव मिले, 170 का स्टॉप लगाना चाहिए, अपमूव पॉसिबल है, 190 के करीब जा सकता है, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है। चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर ये सस्टेन करता है 170 में तो लगता है कि यहाँ पर एक बेस बनेगा, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक है। ओके, आयशर मोटर का एक बार जरा चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब। मोटर का चार्ट जरूर निकाल लेता हूँ। आयशर मोटर का चार्ट मुझे लगता है लेने की जगह। कमल साहब है, उन्होंने सवाल भेजा, 44 शेयर उन्होंने लिए थे 2833 के भाव पे, और ये एवरेज करते 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 क्या है, लेकिन जब भी एवरेज करते हैं और नीचे चला जाता है, क्या करना चाहिए इनको सर? वो इसीलिए कि कुछ महीनों से साइडवेज जोन पर है, इसलिए एवरेज कर रहे हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, बुरा नहीं है। आयशर मोटर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 2400 के आसपास है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए। अगर बाउंस मिलता है, थोड़ा वक्त लगेगा, ये स्टॉक होल्ड के लायक है, एसआईपी किया है तो अच्छा ही किया है, एवरेज किया है तो नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए आयशर मोटर्स। ओके, ऋषभ प्रकाश शाह ने ट्विटर पे सवाल भेजा है कि इन्होंने कॉलगेट के 1480 के कॉल ऑप्शन लिए हैं दिसंबर के 41 रुपए पे, क्या करना चाहिए सर? एक लॉट खरीद रखा है कॉलगेट, 1480 स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन 41 रुपए पे। लो वॉल्यूम होता है, लो बीटा स्टॉक है, इसमें इनका नुकसान होगा, और थोड़ा क्योंकि इसका ट्रेंड डाउन है। ऑप्शंस की अगर कभी भी ट्रेड करना है तो दो बातें का ध्यान होना चाहिए, एक
ट्रेंड अपने साथ में चाहिए और दूसरा मोमेंटम अपने साथ में चाहिए। ये दोनों अगेंस्ट है मेरे। अगर मेरे पास कॉलगेट के कॉल ऑप्शंस होते मैं तो निकल जाता। निकल जाइए इसमें से, क्योंकि मोमेंटम है नहीं। और ये सही कहने गाबा जी कि जब भी आप कॉल पुट में खेलते हैं ना, तो मोमेंटम अगर नहीं है ना, स्टॉक धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल नहीं। हाई बीटा स्टॉक्स के लिए वो बहुत परफेक्ट होता है। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। ब्रेक पे जाऊं उससे पहले अपने निवेशकों को, ट्रेडर्स को, दर्शकों को याद दिला दूं कि NSE और CNBC आवाज़ की एक मुहिम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की, जिसके जरिए हम निवेशकों की जागरूकता को बढ़ावा देने की एक पहल है और आप अपने फैसले ठीक से ले पाएँ, ये हमारी कोशिश होती है। तो ये ज़रूरी है कि निवेशक एक्सचेंज की ओर से उनके ट्रेड को लेकर SMS या ईमेल के जरिए भेजे जाने वाले हर एक अलर्ट पर नज़र रखें। अगर निवेशक कोई ऐसे ट्रेड के बारे में अलर्ट पाते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं था, तो इस पर तुरंत अपने स्टॉक ब्रोकर से बात करें और स्पष्टीकरण मांगें। निवेशक अगर स्टॉक ब्रोकर की सफाई से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें एक्सचेंज के सामने भी ये मामला रखना चाहिए। ट्रेडर्स हॉटलाइन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के तुरंत बाद हर्षदा लेके आएंगी खिलाड़ी नंबर 1।